मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई अधिगम योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अधिगम योजना के तहत अब तक 5,50,000 टैबलेट बांटे गए हैं। 5 मई 2012 को हमने रोहतक में अधिगम योजना की शुरुआत की थी, ताकि छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिल सके। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में बच्चों के उज्जवल भविष्य करने के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने ऑडियो संवाद के जरिए शनिवार को ई अधिगम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान युग की डिजिटल तकनीकी के जरिए से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही पूरी दुनिया से छात्र जुड़े और डिजिटल तकनीकी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी वक्त पहले से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई अधिगम योजना के तहत अब तक 5,50,000 टैबलेट बांटे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 5 मई 2012 को हमने रोहतक में ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी, ताकि छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिल सके। ई अधिगम योजना यानी जो हम लोगों ने डिजिटल पढ़ाई के नाते से विद्यार्थियों को टेबलेट ये दिए थे, उनके माध्यम से जो पढ़ाई करनी थी, ऐसे सभी जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं उनसे आज मैं बातचीत कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को उन टेबलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आप वे सब विद्यार्थी हैं जो वर्तमान युग की डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ये प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तरीके से आप आगे पढ़ाई अपनी करें और दुनिया से आप जुड़ करके रहें। किसी भी विषय की दुनिया भर की जानकारी आपके सामने उपस्थित हो जाती है। वैसे तो डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से हो रहा है, लेकिन 2 साल पहले जब कोविड-19 महामारी आई थी, उस समय ये तकनीक हर विद्यार्थी की एक प्रकार से जरूरत बन गई थी। उस समय स्कूल कॉलेज जाना ये संभव भी नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ये भी आवश्यक था। इसके लिए हमने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनका उपयोग किया था। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमें जरूरत महसूस हुई कि प्रदेश के विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को टेबलेट प्रदान किए। 5 मई 2022 को रोहतक में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए हमने वहां टेबलेट वितरण किए थे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 5.5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये टेबलेट आपके कौशल का विकास करने के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इससे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, तब से प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी थी जो स्थायी, सहज और सुलभ हो। शिक्षा में सूचना तकनीक के उपयोग के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक बार गांधीनगर में अपने संबोधन में कहा था, हम खुशकिस्मत हैं, ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मित्रों, मैं तो आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इस तकनीक के माध्यम से कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है और वो तकनीक जब मैंने शुरू की
तो आज उसी का परिणाम है कि हमने सरकारी काम में इस तकनीक के माध्यम से समाज को बहुत सेवाएं देने का जो प्रारंभ किया है, जिसको समाज ने स्वीकार किया है। मेरा ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो स्थायी हो, सहज सुलभ हो, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पाठ्यक्रम चले, पठन पाठन भी हो, पर्यवेक्षण भी हो, इंटरेक्टिव हो, टेस्ट भी हो, परीक्षा भी हो, कौशल ग्रहण भी हो और पूरी व्यवस्था लर्निंग कॉम्पिटेंसी की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य दो तरफा संवाद हो, प्रश्न पूछने की ये स्वतंत्रता हो। ये तभी संभव है यदि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ई लर्निंग के उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जिसमें टेबलेट, स्मार्टफोन आदि शामिल हैं। इसलिए हम शिक्षण में प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दे रहे हैं। आप महामारी के दौर को याद कीजिए, तब आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इससे पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी और यही नहीं, गरीब परिवारों के बच्चों के पास इंटरनेट से जुड़े ये मोबाइल भी नहीं होते थे, बहुत कम स्पीड वाले मोबाइल होते थे। इसलिए हमने स्कूली बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैबलेट का अधिकतम उपयोग हो और इसका दुरुपयोग न हो और टैबलेट का दुरुपयोग रोकने के लिए मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया गया, ताकि कोई भी विद्यार्थी का अनुसूचित सामग्री न देखे। और अब तक 37,000 से अधिक अध्यापकों को भी टैबलेट मुहैया करवाया गया है, ताकि उन्हें भी ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा हो। टेबलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमने इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम डलवाया है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अवांछित सामग्री न देख सके। हमने 37,370 अध्यापकों को भी टेबलेट उपलब्ध करवाए हैं, ताकि उन्हें भी आपको ऑनलाइन शिक्षा देने में सुविधा प्राप्त हो। हमने नए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में टेबलेट के वितरण के लिए एसपीओ तैयार किया है। इसके लिए स्कूलों की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि मई 2023 के अंत तक 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के सभी पढ़ने वाले छात्र और उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक टेबलेट का उपयोग करें। इसके लिए हमने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा में और घर पर प्रतिदिन स्वयं और छात्रों द्वारा टेबलेट का उपयोग सुनिश्चित करें। टेबलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर भी मनोहर काम कर रही है, जिससे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इन सब को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल 2020 दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ किया था, जिसके जरिए 3S स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम का संदेश दिया। साथ ही 1,87,000 से अधिक छात्रों के लिए शिक्षा सेतु ऐप के जरिए भी शिक्षा दी गई। इतना ही नहीं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान की गई। उस समय हमने 15 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया था। मैंने विद्यार्थियों को SSS अर्थात स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम इसका संदेश दिया था। उस समय स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई। एनसीईआरटी द्वारा भी टीवी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर भी टीवी चैनलों व केबल नेटवर्क पर उपलब्ध करवाए गए थे। राजकीय स्कूलों के 1,87,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से शिक्षा दी गई। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन ये भी प्रारंभ किया गया। इस दिशा में हमने 8.7 इंच के आकार की स्क्रीन के टेबलेट पढ़ने के लिए दिए थे। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डाटा भी ये दिया जा रहा है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस टेबलेट का अधिकतम उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग किसी भी हालत में न करें। इससे सदुपयोग से आप दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएगा।
मनोहर सरकार में हरियाणा अपने स्तर पर बच्चों को टैबलेट देने वाला पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग ऑन डिवाइस नाम से योजना चला रहे हैं। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2025 तक लागू करने का फैसला किया है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में बताया है जिससे संसार को बदला जा सकता है। जब इस योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ था तो कई गंभीर प्रश्न सामने आए थे। पूरे भारत में किसी भी राज्य के पास ऐसी योजना नहीं थी जिसका अनुसरण किया जा सके। हमने हरियाणा में अपने स्तर पर पहली बार बच्चों को टेबलेट देने की योजना बनाई थी। हमने ये भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2G इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाए ताकि इस पर होने वाले खर्च का बोझ उनके माता पिता पर न पड़े। इसके लिए 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई जो पूरे भारतवर्ष में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं। हमने इस योजना को कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द डिवाइस टू लर्न। इस प्रकार की हरियाणा ने देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का एक उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना है। मेरा मानना है कि हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बनाना है तो ये तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाएं। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है वे आने वाले वर्षों में IT क्षेत्र में या 21वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना अगली 5 वर्षीय योजना का ये लक्ष्य है। इसमें हरियाणा का ये अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है हम उसे साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये अधिगम पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से टेबलेट सीधा आपको मिला है। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से ग्लोबल परिदृश्य तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आकाश उपलब्ध है। उड़ान भरने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। यह योजना हरियाणा में सामाजिक बदलाव के लिए भी महत्वपूर्ण पहल है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में बताया है जिससे संसार को बदला जा सकता है। हमने हरियाणा में गवर्नेंस के नाते से बहुत से प्रयोग किए हैं और डिजिटलाइजेशन का एक प्रकार का रिकॉर्ड हमारा या भूमि का जो रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का अथवा परिवार पहचान पत्र बना करके जितनी भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, ये साधारण जनता को इसी के माध्यम से दी जा रही हैं। बहुत से पोर्टल बनाए गए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है और जैसा हमको ध्यान में आता है कि इससे व्यक्ति का समय और साधन ये सब बचते हैं। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है। समय पर काम करने में मदद मिलती है। व्यक्तियों को कैसे उनका जीवन सरल हो, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसके अंदर अधिकतम काम डिजिटलाइजेशन का जो काम है वो गवर्नेंस के माध्यम से ये होता है। ह्यूमन इंटरफेस इसमें कम से कम है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। हरियाणा की वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में हरियाणा की तस्वीर तो बदली ही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही मनोहर सरकार लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर भी कई महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है ताकि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा वातावरण मिल सके जिससे युवा प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के गेहूं का एक एक दाना MSP पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने रबी की फसल की सुगम खरीद के लिए समुचित व्यवस्था की है। रबी की फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है और निर्धारित समय में किसानों के खातों में भुगतान भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के गेहूं का एक एक दाना MSP पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार ने रबी की फसल के सुगम खरीद के लिए समुचित व्यवस्था की है। रबी की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और निर्धारित समय में किसानों के खाते में भुगतान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के किसानों के खाते में गेहूं की फसल का पैसा भेजना शुरू हो गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मनोहर सरकार में हरियाणा के किसान हो रहे समृद्ध, सीधे बैंक खातों में हो रहा गेहूं की बिक्री का भुगतान। अब तक 81,381 किसानों के खातों में किया गया 932.64 करोड़ रुपए का भुगतान। 24,624 किसानों के खातों में 317.22 करोड़ रुपए का भुगतान के लिए पेमेंट फाइल हुई जनरेट। 17 अप्रैल को किसानों के खाते में किया जाएगा भुगतान। फसल बिक्री के बाद 48 से 72 घंटों में किसानों को किया जा रहा भुगतान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा प्रदेश है जहां 48 से 72 घंटों में किसान की फसल खरीद का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही मंडियों से फसल का समय पर उठाना सुनिश्चित किया गया है और किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की फसल में लस्टर लॉस या दाना टूटने के नुकसान के मद्देनजर खरीद सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। प्रदेश में सरसों की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है, जबकि गेहूं, जौ और चना की खरीद 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसी हैफेड, HWC और FCI की ओर से ये खरीद की जा रही है। राज्य सरकार ने गेहूं के लिए 408 मंडियां खरीद केंद्र, सरसों के लिए 103 मंडियां खरीद केंद्र, जौ के लिए 25 मंडियां और चना के लिए 11 मंडियां खरीद केंद्र खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बजट 2023 के गांवों में संपूर्ण विकास का खासा ख्याल रखा गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो हरियाणा बजट 2023-24 में गांव में होगा भरपूर विकास। 700 पार्क व्यायामशाला बनाने के लिए भी मनोहर सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। 1000 गांव में नए पार्कों और व्यायामशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना होगी। हरियाणा में हर जिला परिषदों में अलग इंजीनियरिंग विंग भी होंगे। मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव के विकास हो सके, शहरों के तर्ज पर गांव का विकास किया जाए। तो वहीं ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की भी स्थापना करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है मनोहर सरकार। आपको बता दें कि अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 9 योजनाएं लागू करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार कुशल मार्गदर्शन किया जा रहा है ताकि प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। मनोहर सरकार लगातार गांवों के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। आपको बता दें कि 1000 गांव में नए पार्क बनाने के लिए, व्यायामशालाएं बनाने के लिए, पुस्तकालयों की स्थापना के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। हर जिला परिषदों में अलग इंजीनियरिंग विंग भी होंगे। तो ये महत्वपूर्ण और गांव के विकास के लिए लगातार मनोहर सरकार प्रतिबद्ध। तो वहीं ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट के प्रावधान के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कई योजनाएं भी लागू कर रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल वासियों के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन रहा। दरअसल आज हिमाचल में बड़ी धूमधाम से हिमाचल दिवस मनाया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हिमाचल वासियों को बधाई दी है। ग्राफिक्स के जरिए, ट्वीट के जरिए समझेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिमाचल दिवस की सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी खुशहाल और समृद्ध हो और अपने प्रदेश की कला, संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण में सक्रिय सहभागी बने, ऐसी मेरी कामना है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसका उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब है ए, केंद्र सरकार द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से हर्षित यादव। हर्षित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर सुमेर सिंह, जो कि पलवल से भूमि एवं जल पर्यवेक्षण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सर, ये हर खेत स्वस्थ खेत एक स्कीम चली हुई है, जिसमें एक साल में पूरे हरियाणा का 25 लाख का टारगेट है और 3 साल का ये जो है प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में 25 लाख, सेकंड में 25 लाख और थर्ड फेज में भी 25 लाख जो है इसमें सैंपल कलेक्ट होने हैं और उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि भाई किसान के खेत में मेजर न्यूट्रिएंट्स की कितनी कमी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कितनी है। उसी अनुसार संतुलित खाद का प्रयोग किया जा सके। और अभी तक हमारे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कुल मिलाकर 57,592 सैंपल पलवल डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जिनमें से हमने 5523 कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट करवा दिए हैं और 4000 कार्ड किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए गए हैं। और जो भी किसान सहायक के बिल हमारे पास आए हैं, उनके हमने सभी की पेमेंट निकाल दी है और हमने 16,03,020 रुपये किसान सहायक के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाल दिए हैं। किसी भी किसान सहायक का अभी तक इस कार्यालय में कोई बिल पेंडिंग नहीं है। किसानों से क्या अपील है कि वो किस तरह से अपने मिट्टी और पानी की जांच कराएं? जहाँ तक किसानों से संपर्क का सवाल है, तो हमने गांव में जाकर कुछ सिलेक्टेड गांव में किसान जागरूकता शिविर लगाए हैं और उनमें किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने अपने खेतों की मिट्टी और पानी ट्वेल का अवश्य टेस्ट कराएं, ताकि ये पता लग सके कि आपकी मिट्टी में कोई कमी है या पानी में कोई कमी है और उसी अनुसार आपको संतुलित खाद का प्रयोग करवा के मतलब फसल को अच्छी पैदावार के लिए तैयार कर सकें और किसानों की आय दोगुनी हो सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ कब किया था। ए 28 नवंबर 2021, बी 26 नवंबर 2022, सी 12 नवंबर 2020, डी 16 अगस्त 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।